ओके, आज हम पढ़ेंगे स्टेमन। स्टेमन एंड्रोशियम का यूनिट होता है, या हम बोल सकते हैं कि एंड्रोशियम के मेंबर्स को आप स्टेमन बोलते हो। सबसे पहले जो पॉइंट स्टेमन के बारे में दे रखा है वो ये है कि अलग अलग स्पीसीज़ की जब आप बात करते हो तो स्टेमन की लेंथ उसमें वेरी कर सकती है। अब जब भी आप स्टेमन की बात करते हो, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ एंथर एंड द सेकेंड पार्ट इज़ फिलामेंट। सबसे पहले एंथर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जब भी आप एंथर की बात करोगे, एंथर हमेशा एंड पे प्रेजेंट होता है, तो एंड के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे टर्मिनल। दूसरी बात हम करते हैं कि जब भी आप एंथर का टीएस काटोगे, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, तो आपको एंथर बाई लोब दिखेगा। बाई लोब मतलब इसके दो टुकड़े दिखते हैं, ये है फर्स्ट लोब और इसके जस्ट पीछे ये वाला है सेकेंड लोब। ठीक, हर लोब के अंदर फर्दर आपको दो थीका मिलेंगे। इसका मतलब एक लोब के अंदर दो थीका, दैट मीन्स ईच लोब इज डाइथीकस। फॉर एग्जाम्पल ये है लोब नंबर 1 और ये वाला है लोब नंबर 2। अब हर लोब के अंदर अगर हम क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं तो ये वाला ये एक थीका और ये वाला दूसरा थीका, सो दैट मीन्स वन लोब हैज़ टू थीका। सो हम बोल सकते हैं दैट एंथर इज बाई लोब्ड एंड डाइथीकस। जब भी आप बात करते हो किसी भी एंथर की, तो एंथर 4 साइडेड होता है, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर 4 कॉर्नर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि टेट्रागोनल है। हर कॉर्नर में आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, जिनको हम प्लूरल फॉर्म में बोल देते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया। सो देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब भी आप देखोगे माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो वो टीएस के अंदर आपको लगभग सर्कुलर ही दिखने वाले हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके, क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप करते हैं, इसीलिए हम इनको पोलन सैक भी बोल देते हैं। ठीक, एंथर के ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट इस डंडी को बोलते हैं। अब ऑब्वियसली हमको दिख रही है कि लंबी तो है, सो इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड काफ़ी थिन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए स्लेंडर वर्ड यूज़ करेंगे। फिलामेंट का जो ये वाला एंड है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, विच इज़ प्रेजेंट नियर बाय योर थैलेमस और पेटल। तो इस प्रॉक्सिमल एंड से फिलामेंट या तो थैलेमस से जुड़ेगा या फिर पेटल से जुड़ेगा। वहीं पे ये वाला क्योंकि ये दूर है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। ये हुई थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की बात। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी कि एक, जब भी आप बात करोगे इस स्ट्रक्चर की, दैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ लेयर्स होती है। व्हेन यू टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके 4 लेयर आपको मिलेगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन यू हैव मिडल लेयर्स एंड देन यू हैव टेपिटम। इसमें से जो फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है एंड जो थर्ड लेयर है, इन तीनों का काम कॉमन होता है, दैट इज़ ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। और ये जब एंथर को पॉलन ग्रेन रिलीज करने होते हैं तो उसके एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा हुआ है कि एंथर का डेहिशन हो चुका है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद में सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको आप बोलते हो टेपिटम। टेपिटम का काम ये होता है कि अंदर की तरफ जो पॉलन ग्रेन डेवलप वगैरह हो रहे होते हैं, तो उनके लिए खाना तैयार करता है। तो टेपिटम नरिशेज द पॉलन ग्रेन, और क्योंकि इसका नरिशमेंट का काम है तो इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस रहेगा, और बहुत बार ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। यूजुअली इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस तो होते ही हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर एंथर। एंथर में आपको 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहे हैं। जब भी एंथर मेच्योर हो रहा होता है, तो उसके माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक टिश्यू आ जाता है। उस टिश्यू को आप बोलते हो स्पोरोजेनस टिश्यू। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोरोजेनस टिश्यू, क्योंकि इसके सारे सेल्स लगभग सेम दिखते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये होमोजेनस सेल से बना हुआ है, और ये सारे सेल्स बहुत अच्छे से पैक्ड रहते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और ये ऑब्वियस सी बात है, स्पोरोजेनस टिश्यू तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब माइक्रोस्पोर किससे बनेगा? माइक्रोस्पोर की मदर सेल से। तो आपके पास में ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इस स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल इज गोइंग टू एक्ट एज पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। वापस बोल रही हूँ, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल इज गोइंग टू एक्ट एज पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनवाना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कोई भी मदर सेल होंगी मियोसिस ही करने वाली है अगर उसको गैमेट बनाने तो। ठीक है, अब एंथर जब मेच्योर हो रहा होता है तो तुम्हारे स्पोरोजेनस टिश्यू जो सेल्स है, जिसको आप या तो पोलर मदर सेल बोल दो या फिर आप इसको मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो। ठीक है, अब ये क्या करती है? मियोसिस करेगी। मियोसिस करने से पहले सेल जो है वो डिप्लॉयड है। इसका मतलब पोलर मदर सेल जो होती है तुम्हारी वो 2n होगी, दैट मीन्स इट विल बी डिप्लॉयड। इसका मतलब इसके पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होगी। अब ये मियोसिस करने वाली है। मियोसिस के एंड में कितने सेल मिलेंगे? 4। उनको आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो मान लो ये है आपका पोलर मदर सेल। दिस पोलर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद इसमें आपको 4
माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। सो देयर आर 4 माइक्रोस्पोर और इन्हीं को आप बोल देते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि चारों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। इन चारों टेट्राड के अंदर जितने भी सेल होते हैं सबकी प्लॉइडी अब एन होगी, क्योंकि मियोसिस के एन में प्लॉइडी आधी हो जाती है। ठीक, अब ये जो टेट्राड है इसके अंदर तो सब लोग कनेक्टेड है, तो अगर हम इनको दूर करेंगे तो इनका हमको डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन होते ही ये सब लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और अब आप इनको पोलन ग्रेन बोलेंगे। पोलन ग्रेन एग्जैक्टली है क्या? पोलन ग्रेन होता है मेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो गेमीट को कैरी करता है। पोलन ग्रेन की जब भी आप बात करोगे, पोलन ग्रेन आपको स्पेरिकल दिखते हैं। इसका डायमीटर होता है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास। इसका साइज़, इसका शेप, इसका कलर, डिज़ाइन सब कुछ वेरी करता है। एक टिपिकल पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक को आप बोलोगे एक्साइन, एक को आप बोलोगे इंटाइन। एक्साइन बाहर वाली, इंटाइन अंदर वाली। एक्साइन थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है बेसिकली, जिसको आप बोलते हो स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से कोई भी पीसीबी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके एक्साइन को या पोलन ग्रेन को। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से आपका जो एक्साइन है वो पोलन फॉसिल्स के फॉर्म में रह जाता है। लेकिन एक्साइन जो है ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, और वो एरिया जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता उसको आप बोलते हो जर्म पोर्स। फिर आती है अंदर वाली लेयर जिसको आप बोलते हो इंटाइन। अंदर की है, पतली है, कंटिन्यूस है और ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पोलन ग्रेन के बारे में। ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर होता है वैक्यूलराइजेशन। वैक्यूलराइजेशन का मतलब होता है वैक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। एसिमेट्रिक स्पिंडल, अब स्पिंडल बन रहा है इसका मतलब डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पे अब डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। इसका मतलब पोलन ग्रेन खुद एन था, और अगर ये माइटोसिस करेगा तो इसमें जो भी रिस्पेक्टिव सेल बनेंगे उनकी प्लॉइडी भी एन ही होगी। तो इसमें 2 तरीके के सेल बनते हैं। एक होता है बड़ा वाला सेल जिसको आप बोलते हो वेजिटेटिव सेल, जो बड़ा होता है, इसमें खूब सारा खाना होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होता है। फिर बात करते हैं ये वाले सेल की जिसको आप बोलते हो जनरेटिव सेल। छोटा होगा, ये इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है और स्पिंडल शेप का होता है, इसका साइटोप्लाज्म खूब ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो पोलन ग्रेन है इसमें आपको 2 सेल मिल रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि 2 सेल कंडीशन है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म अपने पोलन ग्रेन को इसी स्टेज के अंदर लूज़ कर देते हैं, मतलब रिलीज़ कर देते हैं। बाकी 40% जो होते हैं उसका ये वाला जो सेल होता है ये दोबारा माइटोसिस करेगा और उसके बाद में 2 गैमीट बनाएगा और फिर रिलीज़ करेगा, जिसको आप बोलते हो 3 सेल कंडीशन। ये हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम आगे बात करेंगे कुछ एडिशनल पॉइंट जो हमको दे रखे हैं पोलन ग्रेन के बारे में, कि पोलन कितने टाइम तक वायबल रहता है। अगर आपने एक बार पोलन ग्रेन को रिलीज़ कर दिया है तो उसके बाद में वो कब तक आगे जर्मिनेट करने लायक रहता है। तो उसकी जो वायबिलिटी होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। जब भी आप बात करोगे तो अलग अलग प्लांट की वायबिलिटी का टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। जैसे कि राइस और वीट, या जो वीट है जो कि सीरियल कैटेगरी में आता है, ये 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी को लूज़ करते हैं। वहीं पे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के जो मेंबर्स हैं वो कुछ महीनों तक अपनी वायबिलिटी रिटेन करके रखते हैं। आप पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके अलावा जो पॉइंट दे रखे हैं वो ये कि पोलन ग्रेन न्यूट्रिशियस भी होते हैं, इसीलिए टेबलेट के सिरप्स के फॉर्म में बाहर मिलते हैं और बहुत बार एथलीट्स वगैरह, हॉर्स रेसेस वगैरह के अंदर इसको कंज्यूम किया जाता है। पोलन से एलर्जी भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एजमा भी हो सकता है और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन भी हो सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास। दैट्स इट फॉर स्टेमन। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे द पिस्टल पार्ट। ओके, थैंक यू।